हेलो एवरीवन, आई एम मोहित अहमद सिद्दीकी और अपनी इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का एक सवाल सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये एक सवाल है मेरे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का। अल फारूक टेक्सटाइल्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी हैविंग 4 वीविंग मिल्स इन डिफरेंट सिटीज ऑफ द कंट्री. During the financial year 2018, Faisalabad unit has achieved the highest turnover and net profit margin amongst other units. On the basis of the results, the company is planning to add additional looms at Faisalabad unit. The CFO has suggested the net profit margin alone is not a good indicator of performance. अच्छा, यहाँ पे CFO जो है वो ये बात कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है बिजनेस की परफॉर्मेंस का। बात क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड को थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है वो एक ज़्यादा बेहतर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड जो है वो ज़्यादा डायरेक्टली लिंक्ड है शेयर होल्डर्स से, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नॉर्मली शोज द वैल्यू द बिजनेस हैज क्रिएटेड फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें ये शो करता है कि बिजनेस ने जो है वो कितनी वैल्यू एडिशन की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ फैसलाबाद यूनिट फॉर द ईयर 2018। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसने इस कंपनी की फारूक टेक्सटाइल की जो है इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है। फिर इसने वैक की कैलकुलेशन के लिए इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये दिया हुआ है क्या कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है इसके अंदर। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें जो पहला काम करना है वो ये करना है कि हमें ईवीए कैलकुलेट करनी है कंपनी की। ठीक है, अच्छा, अब ईवीए कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो ये कि हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैपिटल चार्ज निकालेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट में से फिर हम वैक लेंगे और उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई वैक कैलकुलेट करेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड, एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड या इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो जो भी कैपिटल चार्ज आता है वैक मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको हम लेस करेंगे नो पैट में से, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। तो पहली कैलकुलेशन हमें जो करनी है वो हमें करनी है नो पैट की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं स्टार्ट करूंगा। अब देखें, आपको हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। नो पैट की कैलकुलेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। आपके सामने देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया हमने। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 850 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 850। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जो है टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। देखें, यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है प्रॉफिट। अब देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई टैक्स शामिल नहीं है, कोई टैक्स शामिल नहीं है। तो लेकिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट में तो हम टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें से हमने इंटरेस्ट जो है वो लेस हुआ हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट का भी अफेक्ट हमने यहाँ नहीं लिया। देखिए, अब हमने इंटरेस्ट का अफेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लिया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पे हमें एक टैक्स शील्ड मिलती है, एक तरह का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट पे करने से हमारा टैक्स कम हो जाता है। तो उस टैक्स शील्ड को अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम इसमें जो है वो इंटरेस्ट को शामिल नहीं कर रहे, तो हमें जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है इंटरेस्ट पे करने से, उस टैक्स बेनिफिट को भी हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस करेंगे। प्लस हमने जो टैक्स पे किया है वो भी हम लेस करेंगे। देखिए, यहां पे जो है इसने दिया है द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूड्स 115 मिलियन पेड इन कैश। ठीक है, तो इसने कैश में टैक्स कितना पे किया है, 115 मिलियन। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है ये एक ऐसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है जो कैश फ्लो बेस्ड, यानी कि कैश फ्लो के करीब करीब, जब भी हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो हम नो पैट कैलकुलेट करते हैं, इसका मकसद ये होता है कि ये कैश फ्लोस के करीब लाने की कोशिश करता है, प्रॉफिट्स को कैश फ्लोस के करीब लाने की कोशिश करता है।
तो इस यही वजह है कि हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो हमने टैक्स कैश में जो हमने टैक्स की पेमेंट की है उसको हम इंक्लूड करेंगे, यानी कि कैश टैक्स पेड 115 मिलियन हम यहां पे लेस करेंगे, लेस टैक्स पेड 115 मिलियन। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टैक्स शील्ड जो मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, यानी कि इंटरेस्ट के इफेक्ट को हम इसके अंदर नहीं ले रहे प्रॉफिट के अंदर, तो हम जो टैक्स शील्ड है इंटरेस्ट पे उसको भी हम यहां पे लेस करेंगे। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए आपने लिया टैक्स, वो इंटरेस्ट लिया आपने 325, 325 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका टैक्स रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 30%। ठीक है, तो टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू -325 मल्टीप्लाई बाय -98। ठीक है, टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 98, इसको हमें लेस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखें जब हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फिलॉसफी हमें ये कहती है, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड थ्योरी हमें ये कहती है कि भाई आपको जो है ना इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन, इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन को आपको अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है, और अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन को आपको अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। तो इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन यहाँ पे कितना है, इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन है 520, 520 यहाँ पे हम लेस कर देंगे। कितना आ रहा है इकोनॉमिक डेप्रीसिएशन 2018 में 520 आ रहा है, तो 520 को यहाँ पे लेस कर देंगे। ठीक है, चलें, और अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन को यहाँ पे ऐड बैक करेंगे, तो अभी कर लेते हैं। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितना है 315 है, इसको ऐड बैक कर देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब देखें और क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी इसके अंदर, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड थ्योरी हमें ये कहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक वैल्यू क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक वैल्यू बिल्डिंग एक्सपेंडिचर है। तो इसको हम जो है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में प्रॉफिट में से लेस नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में इसको शामिल किया हुआ है, यानी कि अपने एक्सपेंसेस में इसको शामिल किया हुआ है। हम जो है इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इसका इफेक्ट खत्म कर देंगे, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ। देखें अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ। अच्छा, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2018 में हमें दिया गया है 40। इसका मतलब है कि प्रोविजन, अच्छा इसने क्या किया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जो आ रहा है प्रोविजन जो शामिल किया है इसने, इसका मतलब है इस अमाउंट से प्रोविजन क्या हो रहा होगा, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा होगा। इस साल में इसने जो प्रोविजन में जो इंक्रीज किया है 2018 में, जो प्रोविजन को इंक्रीज किया है वो 40 से किया है, 40 से इंक्रीज किया है। और 40 से इंक्रीज करने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो एंडिंग बैलेंस है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस है 2018 में, वो है 57। इसका मतलब ये है, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
प्रोविजन। क्लोजिंग बैलेंस जो है प्रोविजन का वो है कितना 57, ठीक है। और इसने जो इंक्रीज किया है प्रोविजन वो 40 से किया है, इंक्रीज इन प्रोविजन इन 2018, तो ये इसने 40 से इंक्रीज किया। इसका मतलब है जो इसके पास ओपनिंग बैलेंस होगा वो कितना आया होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ इस तरह से होगा कि 57 में से आप 40 लेस कर दो, ओपनिंग बैलेंस होगा 17। ओपनिंग बैलेंस जो होगा प्रोविजन का इसके पास वो होगा 17, ठीक है। अच्छा, अब इस ये थोड़ी सी ना समझने वाली चीज है यहाँ पे कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो है वो 17 में क्यों ले रहा हूं। देखें मैं इसको थोड़ा सा और मजीद एलैबोरेट कर देता हूं आपके लिए ना। अब मिसाल के तौर पे ये टी अकाउंट है, प्रोविजन का टी अकाउंट है, ठीक है। ये जो है प्रोविजन का टी अकाउंट है। अच्छा, अब जो है वेट अ मिनट, देखें ये प्रोविजन का टी अकाउंट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा क्लोजिंग बैलेंस जो इसने यहां पे दिया हुआ है सवाल में, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा। प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस है 57, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन, तो जब हम प्रोविजन को इंक्रीज करते हैं हम एंट्री बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो इसके ना क्रेडिट साइड पे आएगा। ये जो 40 है ये कहां पे आएगा, ये इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और प्रोविजन को हम क्रेडिट करते हैं, इस वजह से मैंने प्रोविजन के क्रेडिट साइड पे लिया है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस देखें, अगर क्रेडिट साइड पे 40 है और क्लोजिंग बैलेंस 57 है, क्रेडिट साइड पे 40 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 57 है, क्रेडिट साइड पे 40 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 57 है, तो ओपनिंग कितना होना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे हम, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस के लिए हम एक बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। यहां पे कितना आना चाहिए आप खुद सोचो कि अगर इसको मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर लूं तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट है 2018 का, ठीक है। तो प्रोविजन में मूवमेंट हुई है, प्रोविजन इंक्रीज हुआ है 40 से, क्लोजिंग बैलेंस इसका आ रहा है 57, जबकि ओपनिंग बैलेंस इसका आ रहा है 17। अब क्या करें सर, अब ये करेंगे कि अब हम जो है वो यहाँ पे प्रोविजन का इफेक्ट जो है इसमें से खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी जब और प्रॉफिट को देखें, प्रॉफिट को किसने हिट किया है, प्रॉफिट को किस फिगर ने हिट किया है, प्रॉफिट को इस फिगर ने हिट किया होगा क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये P&L से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है ये फिगर। तो इसका मतलब है कि हम इस अमाउंट को, क्योंकि प्रोविजन क्या है हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो प्रोविजन को हम क्या करेंगे, ईवीए में हम प्रोविजंस को एडजस्ट करते हैं और प्रोविजंस का इफेक्ट जो है ना हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से खत्म कर देते हैं, जैसे हम कैश फ्लो में करते हैं ना। तो ईवीए इसी फिलॉसफी पे चलता है कि हम अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लो से करीब ला रहे होते हैं। तो जिस तरह हम कैश फ्लो में इफेक्ट खत्म कर देते हैं, इस तरह हम यहां पे भी इफेक्ट खत्म कर देंगे, क्योंकि यहां पे एक्सपेंस आ रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40 का, इसको खत्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक कर दिया 40 से, ठीक है। अच्छा, नाउ एक चीज अब इसके अंदर एक आइटम और रह गया और वो है नॉन कैश आइटम्स। देखिए नॉन कैश आइटम्स की जो एडजस्टमेंट है 2018 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रही है वो कितनी है, वो 28 है। इनकम स्टेटमेंट में जो नॉन कैश आइटम्स आ रहे हैं वो कितने हैं, जिनसे प्रॉफिट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो है 28। तो नॉन कैश आइटम्स
नॉन कैश आइटम्स है, ये हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर आ गई, हमारे पास जो फिगर आ गई नो पैट की, वो है 556। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास नो पैट। ये हमने नो पैट की कैलकुलेशन कर ली। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की एडजस्टमेंट्स के लिए देखें हम क्या करेंगे। जब हम ईवीए की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इस रिक्वायरमेंट में आप देखें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए निकालना है ईयर 2018 का। ईयर 2018 का हमें ईवीए निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2018 के शुरू में जो वैल्यू है कैपिटल एम्प्लॉयड की, 2018 के शुरू में जो वैल्यू है, इसका मतलब है कि 2017 का क्लोजिंग बैलेंस, जाहिर सी बात है 2017 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही 2018 का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। मिसाल के तौर पे मैं बोलूं आपको कि मेरे पास 2017 के एंड में इतने नॉन करंट एसेट्स थे, इतने नॉन करंट एसेट्स थे, तो जो 2017 का क्लोजिंग होगा वो 2018 का ओपनिंग होगा। ठीक है, तो 2017 का सर क्लोजिंग क्या था, तो क्लोजिंग बैलेंस था ये। अगर आप इस लाइन को पढ़ें 2017 का क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर 2017 एंड 18 इज रुपीज 4,850 मिलियन एंड 5,575 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो 2017 का जो क्लोजिंग है वो है 4,850। ये क्या होगा, ये ओपनिंग होगा 2018 का। ठीक है, तो देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो 2018 का ओपनिंग होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो 2018 का ओपनिंग होगा वो कितना होगा, 2018 का जो ओपनिंग होगा वो होगा 4,850। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ओपनिंग बैलेंस है। देखें हम क्या कर रहे हैं, हम ओपनिंग बैलेंस लेते हैं ईवीए की कैलकुलेशन में। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग नहीं लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस वो होगा जो 2017 का क्लोजिंग होगा। ठीक है, तो 2017 का क्लोजिंग है 4,850, यही बन जाएगा ओपनिंग 2018 के लिए। तो 4,850 लिया। अच्छा अब ओपनिंग, अब प्रोविजंस की अब हम बात करें तो प्रोविजंस का ओपनिंग हम एडजस्ट करेंगे इसके अंदर, हम क्लोजिंग एडजस्ट नहीं करेंगे। तो प्रोविजन का ओपनिंग क्या था 2018 में, प्रोविजन का ओपनिंग ये था सर, तो प्रोविजन का ओपनिंग हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन का इफेक्ट हम खत्म कर रहे हैं, प्रोविजन का इफेक्ट हम नहीं लेते ईवीए की कैलकुलेशन में, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इसको खत्म कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, नाउ अब रही बात नॉन कैश आइटम्स की। देखें नॉन कैश आइटम्स हम 2017 का लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये जो बैलेंस है 4,850 जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये क्या है, ये जो है ये 2017 से हिट हुआ हुआ है पीछे से, ये जो है ये पीछे से 2017 से हिट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अफेक्ट आ रहा होगा अदर नॉन कैश आइटम्स का, जो अफेक्ट आ रहा होगा वो 2017 का आ रहा होगा, अदर नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, तो 2017 का अफेक्ट आ रहा होगा, तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए अदर नॉन कैश आइटम 2017 के इसमें ऐड बैक कर देंगे।
क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये क्लोजिंग है, 2017 का क्लोजिंग बैलेंस है 4850। ठीक है, तो अदर नॉन कैश आइटम जो है वो 2017 के हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। 2017 के जो नॉन कैश आइटम जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है 4850 और इसमें जो है ये अदर नॉन कैश आइटम्स जो है वो शामिल होंगे। तो इन अदर नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट हम 2017 में हम क्या करेंगे, हम रिमूव करने के लिए इसको ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, अब एक सवाल यहां पे ये हो सकता है स्टूडेंट का कि सर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो यहां पे तो लिया है, इनकम स्टेटमेंट में तो नोपैट में तो शामिल किया है, लेकिन आप यहां पे क्यों नहीं ले रहे? कैपिटल एम्प्लॉयड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का की कोई एडजस्टमेंट मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है कि यहां पे लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट कैपिटलाइज्ड इन द अकाउंट्स, ठीक है, which relates to a new project expected to be initiated in 2018 to be completed within 5 years and would be of long term benefit to the company। अब देखें यहां पे लिखा हुआ है would be of long term benefit to the company expected to be initiated in 2018। इसका मतलब है कि अभी ये बात क्लियर नहीं है। would be, अब इसमें लिखा है would be of long term benefit to the company, would be of long term, होगा कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा कंपनी को। अभी हो नहीं रहा, बेनिफिट हो नहीं रहा इस प्रोजेक्ट से। अगर बेनिफिट हो रहा होता तो हम जो है ना, अगर बेनिफिट हो रहा होता तो हम जो है ना इसको हम क्या कर सकते थे, अगर बेनिफिट हो रहा होता तो हम क्या कर सकते थे, तो हम इसको जो है ना वो कंसिडर कर सकते थे। तो हम इसको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में इस प्रोजेक्ट के इफेक्ट को यहां पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इसको कैपिटलाइज कर सकते थे, अगर इससे जो है ना वो हमें बेनिफिट हो रहा होता। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है और अब कंपनी उससे बेनिफिट कर रही है, तो उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे यहां पे। लेकिन यहां पे अभी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है वुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी। अभी बेनिफिट होना शुरू नहीं हुआ है, वुड बी ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द कंपनी। अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी बेनिफिट हो नहीं रहा है, बल्कि बेनिफिट होगा, बाद में होगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम रिसर्च करें लेकिन रिसर्च हमारी जो है वो यूजफुल साबित ना हो बाद में। अब मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे वैक्सीन के ऊपर रिसर्च हुई, बहुत सारी वैक्सीनेशंस बनाने की कोशिश की डिफरेंट कंपनीज ने, लेकिन क्या हर तजर्बा कामयाब हुआ? हर तजर्बा तो कामयाब नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तक कोई वैक्सीन हमें तो सामने नहीं आया सही तरह से, ठीक है। तो रिसर्च जो है वो यूजफुल हो भी सकती है, रिसर्च यूजफुल नहीं भी हो सकती, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट है ये अभी यूजफुल नहीं है, अभी बेनिफिट नहीं ले रही कंपनी इससे, तो हम इसको कैपिटलाइज यहां पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ऑपरेटिंग जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ जाएगा हमारे पास, इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड इनफैक्ट वो आ जाएगा 4888। ये कहलाएगा इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अच्छा, 4888 इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। अब चलें, अब हम ना क्या करते हैं कि अब हम वैक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैक के लिए इसने जो हमें यहां पे फिगर्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं, देखें ये क्या है एक्चुअली 18%, ये क्या है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और ये जो 35% है ये प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी है। यानी कि पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड में 35% जो है वो इक्विटी कैपिटल है, और इस इक्विटी कैपिटल की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है केई है, ये क्या है, ये 18% है। तो हम क्या करेंगे, हम 35% को लेंगे, 35% को मल्टीप्लाई करेंगे 18% से, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इसी तरह कॉस्ट ऑफ डेट को लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट है 11.5% और प्रोपोर्शन ऑफ डेट है, टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर है, जो टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट है वो कितना है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट है 65%, ठीक है।
तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट हो जाएगा 65%, और इसको हम कॉस्ट ऑफ डेट से केडी से मल्टीप्लाई करेंगे। केडी है हमारे पास 11.5%। ठीक है, अच्छा अब इसको आफ्टर टैक्स करेंगे। देखें ये प्री टैक्स हमें दिया हुआ है, यहाँ पे देखें आप, ये प्री टैक्स दिया हुआ है, तो इसको आफ्टर टैक्स करेंगे। आफ्टर टैक्स कैसे करेंगे सर? इसको 1 माइनस 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.30। हाँ 70% से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 30% टैक्स रेट है। 1 माइनस 30% या 100% माइनस 30% 70% हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके पास जो वैक आएगा वो आएगा, लेट मी कैलकुलेट, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.18 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.115 मल्टीप्लाई बाय 0.7, एक मरतबा देख लेता हूं, 0.65, 0.115 एंड 0.7। यस, तो वैक तकरीबन आ रहा है मेरे पास 12%। इसको अगर मैं डेसिमल में देखूं तो डेसिमल में ये बनेगा पॉइंट, यस 11.53 बन रही है। अगर एग्जैक्ट थोड़ी सी और बेहतर और थोड़ी सी एक्यूरेट कैलकुलेशन करें तो वैक बन रहा है 11.53%। अच्छा अब ईवीए कैलकुलेट करें सर। ईवीए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईवीए इज इक्वल्स टू नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। ठीक है, ईवीए इज इक्वल्स टू नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। ठीक है, तो नो पैट हमारे पास है, नो पैट है 556, इसमें से हम माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.53% से। ठीक है, ये लाओ, ये तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो है -8.2। तो इसका मतलब है ईवीए हमारा जो है वो नेगेटिव है, 8.2 से नेगेटिव है ईवीए। ठीक है, हमारा जो ईवी आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो हमारा नेगेटिव एक ईवी आ रहा है, और इस जिसकी वैल्यू है -8.2। अच्छा अब जो है ना, हमें क्या करना है कि हमें इसका मतलब ये है, अब अगर आप रिक्वायरमेंट बी देखें, इसकी रिक्वायरमेंट बी देखें, हाउ ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईवीए कैन बी अचीव्ड assuming capital employed is not change। वो बोल रहे ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईवीए। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि जीरो, ईवीए को, ईवीए अभी -8.2 में, -8.2 है। अगर हमें ईवीए को जीरो पे लेके जाना है, ईवीए को जीरो पे लेके जाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ईवीए है वो जीरो हो जाए, तो देखें उसके लिए जो है ना, वो बोल रहा है कि आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपका चेंज ना हो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज ना हो, बल्कि आपका जो वैक है, आपका जो वैक है, वैक चेंज करें आप अपना। यानी कि वैक हम कितने अमाउंट से चेंज करें कि हमारा ईवीए जो कि इस वक्त -8.2 है वो कितना बन जाए? वो जीरो बन जाए। इस वक्त -8.2 आ रहा है ईवीए। ठीक है, तो ईवीए जो है वो आपका जीरो बन जाए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखें, अब हमारा नो पैड जो है ना, नो पैड है हमारा, ईवीए हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैंने ईवीए आपके सामने कैलकुलेट किया। नो पैड कितना लिया मैंने? नो पैड लिया 556। ठीक है, नो पैड मैंने लिया 556, और 556 में मैंने कैपिटल चार्ज लेस किया। ठीक है, तो कैपिटल चार्ज क्या होता है हमारे पास? कैपिटल चार्ज होता है वैक। वैक को मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड से, इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, वैक को मल्टीप्लाई किया इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर से। सही है, तो वैक जो है यहां पे, वैक मेरे पास है 11.53%, और इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर अभी जरा हम क्या करते हैं कि अभी हम जो है वो रहने देते हैं यहाँ पे, या बल्कि हमने जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लिया? इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लिया है 4088 हमने लिया है। ठीक है,
तो अब हमें ना यहाँ पे ये बोल रहा है इस सवाल में कि आपको ना अपना इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है कि आपको जो है वो इसको चेंज नहीं करना। ये जो आपका इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसको चेंज नहीं करना। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईवीए कैन बी अचीव्ड अज्यूमिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट चेंज्ड। यानी कि ये जो आपका इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर है 4888, इसको आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको जो है वो वैक के फिगर को चेंज करना है। ठीक है, जो कि 11.53% है। अच्छा, ईवी अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नो पैट लेते हैं, नो पैट में से जो है वो हम माइनस करते हैं, ये वैक माइनस इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे देखें नो पैट कितना है, नो पैट है 556। ठीक है, माइनस इसके अंदर हम करेंगे वैक का फिगर मल्टीप्लाई बाय इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड। इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4888। ठीक है, अब हमें बताना है ब्रेक इवन ईवीए। ब्रेक इवन ईवीए कहां पे अचीव होता है, जहां पे ईवीए 0 हो जाए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपको वो वैक कैलकुलेट करना है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है जहां पे ईवीए जो है ना वो क्या हो जाए, ईवीए 0 हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। हाउ ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईवीए कैन बी अचीव्ड अज्यूमिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट चेंज्ड। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड को चेंज नहीं करना है, वैक को चेंज करना है। अब ये कैसे निकालेंगे, अगर आप ये एक तरह से मैथ्स की एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आप ले लो 556 इज इक्वल्स टू, ये हो सकता है वैक मल्टीप्लाई बाय 4888। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो वैक हमारे पास आ जाएगा 556 डिवाइडेड बाय, कैसे निकाल सकता हूं, डिवाइडेड बाय 4888। तो ये आप हमारे पास बन जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 556 डिवाइडेड बाय 4888, 11.37% बन रहा है। ये मैं करके दिखा देता हूं आपको, 4888, ये देखें 11.37% बन रहा है, ये 11.37% बन रहा है। इस वक्त देखें आपका जो करंट ईवी है, वो करंट जो वैक है आपका, सॉरी करंट इस वक्त जो वैक है वो है 11.53। ठीक है, 11.53, और हमें जो हमारा जो रिक्वायर्ड जो वैक है वो है 11.37%। तो हमें क्या करना है, हमें अपने वैक को रिड्यूस करना है, थोड़े से अमाउंट से हमें क्या करना है, हमें वैक को रिड्यूस करना है। वी नीड टू रिड्यूस वैक, वी नीड टू रिड्यूस वैक टू 11.37% to get a zero EVA। अगर हम ईवीए को 0 करना चाहते हैं, इस वक्त ईवीए -8.2 है, अगर हम ईवीए को 0 करना चाहते हैं तो हमारा जो वैक होना चाहिए वो 11.37% होना चाहिए। अब ये वैक कैसे अचीव करें, रिडक्शन है, थोड़ी सी वैक में रिडक्शन करनी पड़ेगी। कैसे अचीव करें, इस तरह से अचीव की जा सकती है कि देखें हम वैक में दो चीजें होती हैं, या तो डेट फाइनेंसिंग या तो इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा चीपर होता है एज कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम डेट कैपिटल थोड़ा ज्यादा इंट्रोड्यूस करें, डेट कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस करें इक्विटी कैपिटल के मुकाबले में, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा वैक रिड्यूस होगा। तो हमें करना क्या है कि हमें डेट कैपिटल ज्यादा शामिल करना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ताकि हमारा वैक जो है वो रिड्यूस हो जाए। या ऐसे इन्वेस्टर्स हमें चाहिए जिनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो। तो जब ऐसे इन्वेस्टर्स हमें मिलेंगे जिनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा,
तो उससे भी जो है वो क्या होगा, हमारा वैक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है पार्ट बी में समझने वाली। ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की, ये सब क्या है, ये रिक्वायरमेंट बी है सवाल की। रिक्वायरमेंट बी है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट बी है क्वेश्चन की, पार्ट बी है ये सवाल का। ठीक है, तो ये आया आपको समझ में, मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में। बहरहाल तो इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि आपको वैक कैसे, जो रिक्वायर्ड वैक है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और फिर आपको ये बताना है, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना पेपर पढ़ा होगा तो उससे आपको पता होगा कि जब हम डेट इंट्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग से ज्यादा डेट फाइनेंसिंग करते हैं, तो इससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, हमारा वैक रिड्यूस होता है। तो यहां पर हमारा जो एग्जिस्टिंग जो करंट वैक है वो 11.53 है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा वैक जो है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, thank you very much, thanks for watching, it was Mohit Ahmed Siddiqui. I hope that you like the concept that I put forward in this video. Thanks for watching, and keep watching my videos for more help on management accounting and financial accounting and accounting and finance, in fact. Thank you very much. I will keep posting videos like this in future as well, and if you require any help you can contact me via Facebook, via WhatsApp, and please don't be reluctant to ask anything if you need. Thank you very much.